हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल एंड पढ़ रहे केमिस्ट्री ऐप पे आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। स्टूडेंट, हम EMRS की जो वैकेंसी आई थी 2023 में उसके पीजीटी केमिस्ट्री पेपर का डिटेल सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले मैं एक पार्ट डिस्कस कर चुका हूं जिसमें हमने पहले 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया था। ये हमारा पार्ट नंबर 2 होगा जिसमें हम नेक्स्ट 20 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको आप जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। EMRS की जो पीजीटी वैकेंसी आई थी 2023 में उसके पेपर का डिटेल सॉल्यूशन पार्ट 2 नेक्स्ट 20 क्वेश्चन। जैम कैम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा, पढ़ रहे केमिस्ट्री आपने ऐप जरूर डाउनलोड कर रखी होगी। और जो भी स्टूडेंट पीजीटी एग्जाम्स की, टेट एग्जाम्स की, नेट एग्जाम की, गेट एग्जाम की, जैम एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे पीजीटी के लिए हमने एक स्पेशल बहुत ही अच्छा कोर्स डिजाइन किया हुआ है जिससे आपकी काफी अच्छी तैयारी हो जाएगी। 6 मंथ की वैलिडिटी भी है, 1 ईयर की वैलिडिटी भी ले सकते हैं। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहला क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से अगेन यहाँ पे पूछा गया है। सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट, अगर आपके थोड़े बहुत कंसेप्ट क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आपका देखिए HCl की रिएक्शन करवाओगे, यहां से एक मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, उसके बाद इसकी रिएक्शन AgCN के साथ करवानी है स्टूडेंट। AgCN के साथ अगर KCN होता तो अलग प्रोडक्ट मिलता, बट यहां पे AgCN है तो अलग प्रोडक्ट मिलेगा। सबसे पहले आपको ये चीज नोटिस करनी है, अगर आप इस बॉन्ड को यहां ब्रेक करते हैं तो यहां नेगेटिव चार्ज आएगा और यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये वाला कार्बोकटाइन ज्यादा स्टेबलाइज होता है। क्यों? क्योंकि ये बेंजाइलिक कार्बन पे है, इसलिए Cl यहां पे अटैक करेगा। अगर सबसे पहले देखा जाए जो क्लोरीन है वो आपका कहां पे अटैक करेगा उसको आप समझिए। तो ये आपका एज इट इज सारा सेम हो गया, ये रहा, ऐसा कुछ है। ये यहां पे आपका क्लोरीन अटैक करेगा और यहां पे आपका हाइड्रोजन अटैक करेगा। यहां पे क्लोरीन के अटैक करने का रीजन मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि ये वाला कार्बोकटाइन ज्यादा स्टेबलाइज है। स्टूडेंट अब देखिए, जब भी आप किसी RX बोले तो हैलोजन की रिएक्शन आप AgCN के साथ करवाते हैं, अगर यहां पे KCN होता तो आपको साइनाइड मिलता, लेकिन यहां पे AgCN है इसलिए आपको NC मिलेगा, आइसोसाइनाइड मिलेगा। तो आपका इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा, आपका इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो देखिए ऐसा कहां पे नजर आ रहा है। पहली बात, यहां पे CN आने का कोई मीनिंग ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वाला कार्बोकटाइन ज्यादा स्टेबलाइज नहीं होगा, इसको तुरंत हटा दीजिए। यहां पे NC आने का भी कोई मीनिंग नहीं है, हटा दीजिए। अब देखो यहां पे CN तब आता जब आप यहां पे KCN लेते, बट यहां पे KCN ना होके यहां पे AgCN है, इसलिए आप इसको भी हटा दीजिए। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2। दैट इज ऑप्शन नंबर 2। सिंपल क्वेश्चन था, होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 82, ये कह रहे हैं कि हमारे पास कोई कंपाउंड है X जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला है दिस C6H6। देखिए स्टूडेंट, यहां पे अगर आप देखेंगे 2 हाइड्रोजन की कमी है, इसका मतलब एक डबल बॉन्ड रहा होगा, यानी कि ये आपका हेक्सेन रहा होगा। ये कह रहे हैं इसका ओजोनोलिसिस करवाओ, है ना। आपने क्या करना है, इसका ओजोनोलिसिस करवाना है। C6H12 का आपने ओजोनोलिसिस करवाना है। ओजोनोलिसिस के बाद आपको 2 प्रोडक्ट मिलेंगे B एंड C, ठीक है। एक मिलेगा B और एक आपका मिलेगा C। वेरी गुड। उसके बाद देखिए B जो है ना, B वो टोलेंस तो शो कर ही रहा है, टोलेंस टेस्ट, टोलेंस पॉजिटिव शो करेगा, साथ में आइडोफोम टेस्ट भी शो करेगा, साथ में आइडोफोम टेस्ट भी शो करेगा। ओके वेरी गुड, एक बार इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। उसके बाद जो C है ना वो सिर्फ टोलेंस शो करेगा, C जो है वो सिर्फ टोलेंस शो करेगा। अब आप बताओ कि ये वाला जो कंपाउंड है उसका फॉर्मूला क्या होगा इनमें से। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। स्टूडेंट देखिए, टोलेंस टेस्ट का आप सभी को पता होगा, ये आइडेंटिफाई करता है किसको, CHO ग्रुप को। किसके? एल्डिहाइड ग्रुप के बारे में ये आपको बताता है। किसके बारे में बताता है आपको? एल्डिहाइड ग्रुप के बारे में। यहां पे भी एल्डिहाइड ग्रुप के बारे में, टोलेंस पॉजिटिव है। तो आइडोफॉर्म की अगर बात करें ना, आइडोफॉर्म पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि आपको कोई ना कोई ये वाला मिथाइल कीटोन बोलते हैं इसको,
COCH3, यहां पे कुछ भी रहा हो, R कुछ भी हो सकता है, आपको COCH3 जहां पे दिखाई दे जाए इसका मतलब वो आइडोफॉर्म पॉजिटिव शो करते हैं, वो आइडोफॉर्म पॉजिटिव शो करते हैं। अब आप देख लो, आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, जो बी है ना उसके पास CHO तो हो, उसके अलावा COCH3 भी हो, तभी वो क्या है, टोलेंस भी पॉजिटिव शो करेगा, आइडोफॉर्म भी पॉजिटिव शो करेगा। सी के पास सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, एल्डिहाइड हो तो काम चल जाए। तो फॉर एग्जाम्पल हम ऑप्शन फर्स्ट ट्राई कर लेते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट में क्या करते हैं स्टूडेंट, ओजोनोलिसिस में ये किया जाता है, इस बॉन्ड की यहां से क्लीवेज कर दी जाती है। अगर आप इस बॉन्ड की यहां से क्लीवेज करोगे तो ये आपका CH3, ये आपका C डबल बॉन्ड OH, वाह जी वाह, ये आपका क्या आ गया एक। जब आपने दूसरे साइड देखा होगा तो क्या मिला होगा, यहां पे भी C डबल बॉन्ड OH है, यहां पे ये आपका CH3 हो गया, यहां पे ये आपका CH3 हो गया। स्टूडेंट सबसे पहले बात देखिए, क्या अगर मैं इसको B मानता हूं और मैं इसको C मानता हूं, ध्यान से देखिएगा, अगर ये B है तो क्या ये एल्डिहाइड है, यस है, टोलेंस पॉजिटिव हो गया, हो गया। क्या यहाँ पे COCH3 है, हम कहेंगे यस है। स्टूडेंट एक ही एल्डिहाइड ऐसा है जो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट शो करता है, दैट इज एसिटल्डिहाइड, दैट इज एसिटल्डिहाइड। तो ये पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट शो करेगा, ठीक है। तो ये टोलेंस भी शो कर रहा है एंड आपका आइडोफॉर्म भी शो कर रहा है। यहां पे सिर्फ COCH, मतलब यहां पे एल्डिहाइड है, इसका मतलब टोलेंस तो करेगा, बट यहां पे COCH3 नहीं है ना, COCH3 नहीं है, इसलिए ये आइडोफॉर्म नहीं करेगा। तो भाई देखो, इसके हिसाब से हमारी कंडीशन बिल्कुल सेट बैठ रही है, इसके हिसाब से हमारी कंडीशन बिल्कुल सेट बैठ रही है। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था, इसीलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था, दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसमें अगर आप करते ना स्टूडेंट, तो यहां से आपको फॉर्मल्डिहाइड मिलता, तो फॉर्मल्डिहाइड मिल गया तो फिर आपका ये तो हो ही नहीं सकता, आइडोफॉर्म तो हो ही नहीं सकता ना, यहां से हो सकता, इसलिए इसको हटा दो। यहां से फॉर्मल्डिहाइड मिलता एक जगह, यहां पे एक जगह एसिटल्डिहाइड मिल जाता, आपको COCH3 मिल जाता है यहां पे, बट वो कीटोन है, कीटोन आपका पॉजिटिव टोलेंस शो नहीं करते, इसलिए हटा दो, ये भी पॉसिबल नहीं होगा। रीजन वही है, ये वाला कीटोन बनेगा एसीटोन, एसीटोन क्या करेगा, आइडोफॉर्म तो कर देगा ये शो, COCH3 दिख रहा है, बट ये आपका टोलेंस नहीं करेगा। स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट आंसर आना था, दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन देखिए भाई, बायोमोलिक्यूल से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये सारे ऐसे क्वेश्चन है जिनको थोड़ा सा याद करके रखना पड़ता है ना, कंसेप्ट वगैरह कुछ ज्यादा होते नहीं है इसमें। तो ये क्या कह रहे हैं, अ प्रोटीन सॉल्यूशन में लूज इट्स एक्टिविटी ऑन चेंजिंग द पीएच। यस स्टूडेंट, अगर आप पीएच को चेंज कर देते हैं तो उसकी एक्टिविटी के ऊपर असर पड़ता है। दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों होता है, ग्लोबुल्स में बी अनफोल्डेड, तो ये बात बिल्कुल सही है ना, ये बात बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन बॉन्ड भी डिस्टर्ब होगा बिल्कुल पीएच से, हाइड्रोजन बॉन्ड के ऊपर इफेक्ट पक्का ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद द हेलिक्स गेट अनकोइल्ड, ये भी बिल्कुल सही है। इसका करेक्ट आंसर देखो, पीएच का एसएस लिंकेज से कोई लेना देना नहीं होगा, यहाँ पे पीएच का एसएस लिंकेज से कोई लेना देना नहीं होगा, इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2, ABD ओनली इज द करेक्ट आंसर, है ना। इसमें कुछ ज्यादा एक्सप्लेन कर नहीं पाऊंगा मैं, जिनमें कर सकता हूं उसमें बिल्कुल किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, रिएक्शन मैकेनिज्म से रिलेट किया गया है। विच ऑफ द फ्लोइंग शोज द इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, है ना। इनकरेक्ट वर्ड जरूर आप सिलेक्ट करें, मेंशन करें कि यहां पे इनकरेक्ट की बात आपसे पूछी जा रही है। तो सबसे पहले देखो, एलिमिनेशन में क्या इसका एलिमिनेशन फास्ट होगा स्टूडेंट? जैसे SN1 होती है ना, वैसे ही एक E1 होती है। तो E1 जो है ना, E1 में भी क्या होता है, कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन होती है। तो मान लेते हैं यहां से अगर आपका क्लोरीन निकल जाता है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये 3 डिग्री कार्बोकटाइन बनेगा, और ये आपका सिंपल 1 डिग्री कार्बोकटाइन है, इसलिए ये वाला कार्बोकटाइन ज्यादा स्टेबल है। इसलिए एलिमिनेशन जो रिएक्शन होगी, एलिमिनेशन में भी स्पेशली E1 रिएक्शन होगी ये, और वो क्या होगी यहाँ पे बेसिकली फास्ट होगी इसकी, इसमें कम होगी। इसका मतलब ये नहीं हो सकता। आपसे इनकरेक्ट पूछा है, ये तो करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद देखिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन। मैंने पहले वाले पार्ट में भी एक ऐसा क्वेश्चन आपको करवाया था। तो ये देखिए, ये आपका CH3 C डबल बॉन्ड OH,
दिस इज एसिटल्डिहाइड, एंड दूसरा क्या है CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की बात चल रही है स्टूडेंट। तो न्यूक्लियोफाइल देखो, मैंने आपको बताया था ये बॉन्ड पोलर नेचर का होता है, डेल नेगेटिव, यहां पे डेल पॉजिटिव, यहां पे एक देने वाला है जो कि इसके पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा, और यहां पे दो देने वाले हैं जो इसके पॉजिटिव चार्ज को कम करेंगे। इसका मतलब ये लेस इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का रहेगा, ये आपका लेस इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का रहेगा। अगर ये लेस इलेक्ट्रोफिलिक है तो यहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा, यहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा, न्यूक्लियोफाइल यहां पे अटैक करेगा फास्ट। इसीलिए इसकी एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव, एल्डिहाइड्स की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है कीटोन से, है ना, फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। इसका मतलब ये वाला भी बिल्कुल करेक्ट है, आपसे तो इनकरेक्ट पूछा है। उसके बाद देख लो फोर्थ की अगर हम बात करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, है ना, तो बेसिकली एसएन रिएक्शन है ना, SN1 हो चाहे SN2 हो। ये देखो यहां से क्लोरीन जाए, ये कार्बोकटाइन बने, बट ये देखो फिनाइल C6H5 का मतलब क्या है, चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो, दोनों ही नहीं होंगी। ये कह रहा है ये है। अब यहां पे अटैक हो गए, बताओ भाई, है ना, ये तो अराइन सिस्टम हो गया, तो यहां से अटैक इजीली पॉसिबल होता नहीं है। हाँ, ये वाला ज्यादा रिएक्टिव होगा, ये कम रिएक्टिव होगा, ये बात बिल्कुल सही है। अगर ये सही है तो इसको भी हटा दो, तो क्या करेक्ट आंसर आएगा स्टूडेंट? हमसे पूछा था इनकरेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बताओ, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक करना है, तो क्या इसके ऊपर अटैक करेगा, क्या इसके ऊपर अटैक करेगा? तो इसके ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू दिस। तो स्टूडेंट ये आपका रॉन्ग है ना, ये आपका रॉन्ग है, इसलिए इसको अगर आप देखते हैं तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, है ना। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से मैंने आपको काफी अच्छे से समझाया। फॉर एग्जांपल आपको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का आइडिया नहीं है तो आप इन तीनों को देख के इजीली बता सकते थे। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 85। अगेन इसमें भी मैं कुछ ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। इन द पेपर क्रोमेटोग्राफी द स्टेशनरी फेज इज थिन कोटिंग ऑफ Al2O3। स्टेशनरी फेज कौन सा रहता है ना, थिन कोटिंग ऑफ सिलिका, water adsorbed in the pores of paper, water adsorbed in the pores of paper। जो आपका पेपर होता है भाई, है ना, उसके ऊपर जो वाटर के पार्टिकल्स एडजॉर्ब्ड होते हैं वही आपका स्टेशनरी फेज होता है, वही आपका स्टेशनरी फेज। अगेन भाई मैं खुद बता रहा हूं आपको कि कुछ ज्यादा एक्सप्लेन किया नहीं जा सकता, जितना मैक्सिमम जहां पे भाई कंसेप्ट आएंगे मैं जरूर एक्सप्लेन करूंगा, और जहां पे कंसेप्ट नहीं है तो क्या ही एक्सप्लेन किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगेन फ्रॉम बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल से भर भर के क्वेश्चन पूछे हैं भाई एग्जामिनर ने, और सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो जिनके लिए आपको बार बार रिवीजन करनी पड़ती है। कंसिडर द फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन पॉलीसैकेराइड्स एक्स। पॉलीसैकेराइड्स, देखिए पॉलीसैकेराइड्स का आप सभी को पता होगा, जब आप इनको वाटर में डालते हैं तो एन नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स निकलते हैं, है ना। कह रहे हैं भाई ए जो है ना, इसकी कुछ क्लासिफिकेशन बता रहे हैं एक्स की, कि वो वाटर सोल्यूबल होना चाहिए, and made up of alpha C1 and C4 glycosidic linkage and polymer of glucose। तो polymer of glucose में कौन आता है? स्टार्च, और स्टार्च के भी दो पार्ट होते हैं, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अब इन्होंने कहा वाटर सोल्यूबल, तो अमाइलोज ही वाटर सोल्यूबल होता है, अमाइलोज ही वाटर सोल्यूबल होता है। ये ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज इनको हटा दीजिए, इनका आंसर नहीं आएगा। तो स्टूडेंट अगर आप बात करेंगे ऐसा पॉलीसैकेराइड्स जो कि आपका वाटर सोल्यूबल हो एंड जो आपका ग्लाइकोसिडिक लिंकेज अल्फा C1 एंड C4 हो, एंड वो पॉलीमर भी है ग्लूकोज का, मैंने बता ही दिया, स्टार्च का ही पार्ट होता है अमाइलोज भी, लेकिन ये वाटर सोल्यूबल होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा अमाइलोज। अमाइलोपेक्टिन इज द नॉट करेक्ट आंसर, अमाइलोज इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, इसका IUPAC नेम आपको लिखना है। देखो स्टूडेंट अब यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप है, एक है आपका अल्कीन और एक है आपका अल्काइन। अब बात ये आती है कि आप फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देते हैं, तो अल्कीन को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। तो जो नेमिंग स्टार्ट करेंगे आप, जो नेमिंग स्टार्ट करेंगे अल्कीन को, आप फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर चेक करेंगे तो अल्कीन को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। तो इसका नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो हैक्स हो गया, क्या 5 पे इन आएगा क्या? ना जी ना, लोएस्ट वाला नंबर लेते हैं, है ना, 4 पे आएगा और वो भी आइन आएगा। हैक्स 4 आइन और 1 इन, यस बिल्कुल सही है स्टूडेंट।
क्या आएगा भाई, सॉरी एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट भाई, इसमें भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना होता है। देखो यहां पे आइन नहीं आएगा, वाई क्यों आएगा भाई, पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आता है या वाई पहले आता है, ई पहले आता है, इसलिए इसको भी हटाओ, ये तो हो ही नहीं सकता। हैग्स आएगा, ठीक है, उसके बाद वन इन आएगा, इन वन इन फोर आइन, तो इसका करेक्ट आंसर जो आप लगाएंगे स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर को भी यहां पे आप फॉलो कर सकते हैं स्टूडेंट। ये क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 88 ऑक्सीडेशन का क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि हमारे पास ये है ना, बेसिकली टोल्यूइन, एक ये वाला कंपाउंड, एक ये वाला कंपाउंड, इसकी रिएक्शन आपको करवानी है हॉट एसिडिक KMnO4 के साथ, तो बताइए क्या मिलेगा स्टूडेंट। खास बात होती है ना, ये देखिए आपके पास ये आपका बेंजीन है, ये आपका बेंजीन है, और इसके ऊपर अगर आपके पास एटलीस्ट एक है ना, ये बेंजीन से जुड़ा हुआ जो नेक्स्ट कार्बन है जिसे हम बेंजाइलिक कार्बन बोलते हैं, अगर इसके ऊपर एटलीस्ट वन CH बॉन्ड हो तो उसका ऑक्सीडेशन होता है, और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। चाहे कितने भी ग्रुप क्यों ना लगे हों, बस जो भी बाकी रहा होगा सब हटा दो। जैसे कि ये वाला एग्जांपल आप देख सकते हैं, ये देखिएगा, मान लो ऐसा कोई सिस्टम आपको दे दिया और बोले कि इसकी रिएक्शन KMnO4 के साथ करवाओ, तो करना यही है, आपको क्या देखना है, आपको ये देखना कि हाँ यहां आपके पास बेंजाइलिक CH बॉन्ड है, आपके पास बेंजाइलिक CH बॉन्ड है, करो क्या, सब कुछ हटा दो, बस इनको क्या बना दो, कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो, इनको क्या बना दो, कार्बोक्सिलिक एसिड, जो जैसा वो वैसा का वैसा, यहां पे C डबल बॉन्ड OH एंड यहां पे C डबल बॉन्ड OH, ये खास बात है। तो यहां पे भी सेम काम करना पड़ेगा स्टूडेंट। यहां पे देखो CH3 है तो यहां तो CH बॉन्ड है ही, यहां पे भी CH2 है तो CH बॉन्ड है, और यहां पे भी CH बॉन्ड है। कुछ भी लगा हो, करना क्या है, CH को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दो, बाकी जो है चीज बाहर में जाए। ये ठीक है, ये ठीक है, ऐसा होगा क्या, ना जी हटाओ, ये ऐसा होगा क्या, ना जी हटाओ, ऐसा ऐसा एंड ऐसा, यस बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कुछ भी रहा हो, मैंने आपको बता दिया ना, कुछ भी रहा हो, बस आपने क्या करना है, इस तरीके से कन्वर्ट कर देना है, इस तरीके से कन्वर्ट कर देना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, तीनों जगह क्या मिलेगा आपको, बेंजोइक एसिड। सो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आना था, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सी रिएक्शन इनकरेक्ट नजर आ रही है। डाइजोनियम सोल्ट की रिएक्शन अगर आप CuCN एंड HCN के साथ करवाते हैं तो ये बन जाता है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट रिएक्शन है, ठीक है। देखिए डाइएजो, ये इस टाइप के कंपाउंड की फॉर्मेशन होना है ना, ये यहाँ पे आपका बेसिकली सॉरी ऐसे नहीं करके ये इसके ऊपर यहाँ अटैक कर देता है, क्लोरीन यहाँ से बाहर निकल जाता है, ये भी बनता है, बन जाती है भाई ये रिएक्शन नॉर्मल। एंड ये देखिए N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव की रिएक्शन, ये क्या प्रोवाइड करवा देता है, यहाँ से H नेगेटिव प्रोवाइड करवा देता है, वो यहाँ पे जाएगा और इसको निकालेगा इस तरीके से, ये भी बन जाता है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये बनती है, रिएक्शन पढ़ाई जाती है आपको। अब जो ट्रू नहीं है दैट इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज ऑप्शन नंबर 2, है ना। अगर आप इसको यहाँ पे कैसे बन जाएगा भाई, मुझे ये बताइए कि ये बनेगा कैसे, किस तरीके से बनेगा। या तो ये वाला अटैक करता है यहाँ पे, तो फिर तो ओ आता साथ में, ऐसा ये अकेला अटैक कर नहीं सकता, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर 2 इज नॉट पॉसिबल, ऑप्शन नंबर 2 जैसी कोई रिएक्शन होती नहीं है यहाँ पे। बाकी ये तीनों रिएक्शन आपको मिल जाएंगी, अगर आप अमाइंस डाइजोनियम सोल्ट वाला चैप्टर पढ़ते हैं वहां पे ये तीनों रिएक्शन मिल जाएंगी, बट सेकंड वाली रिएक्शन आपको देखने को नहीं मिलती है, इसलिए सेकंड यहाँ पे इनकरेक्ट रिएक्शन थी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 90 देखिए आप, इजी क्वेश्चन है, पढ़ाया जाता है आपको, देखते हैं क्या कह रहा है। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस, हटा दो जी, प्राइमरी एरोमेटिक, सॉरी एक मिनट रुकिएगा, क्या कह रहे हैं पूरी पढ़ते हैं। प्राइमरी एरोमेटिक अमाइंस कैन नॉट, क्या नहीं बनाए जा सकते बाय गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, बिल्कुल सही बात है स्टूडेंट, नहीं बनाए जा सकते, ये ठीक है, वो एलिफेटिक बनाए जाते हैं, एलिफेटिक अमाइंस की प्रिपरेशन की जाती है प्राइमरी। स्पेशली एक बात और ध्यान रखना कि जो आपका प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस है RNH2, उनकी प्रिपरेशन की जाती है थ्रू गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, तो ये बात सही है।
एरोमेटिक नहीं बनते, एलिफेटिक बनते हैं, इसलिए इन्होंने कहा कैन नॉट, इसका मतलब असर्शन तो सही हो गया, वेरी गुड। उसके बाद रीजन देखिए, अराइल हलाइड, अराइल या अल्काइल, हटाओ इसको, अराइल हलाइड नहीं होते स्टूडेंट, कौन से होते हैं, अल्काइल हलाइड होते हैं। कैसे अल्काइल हलाइड, आरएक्स की रिएक्शन करवाई जाती है, किसके साथ, आरएक्स की रिएक्शन करवाई जाती है आपका थैलिक, जो आपका बेसिकली थैलामाइड हो गया, थैलामाइड की रिएक्शन बेस के साथ करवाएंगे, फिर उसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, अल्काइल, न कि अराइल, अल्काइल हलाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। और जो आपको अमाइंस मिलते हैं वो भी आपका प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस की फॉर्मेशन होती है, एरोमेटिक वालों की नहीं होती है। इससे ये बात समझ में आ गई कि हमारा दोनों ट्रू तो नहीं है, हटा दो, ए ट्रू है, आर फॉल्स है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ये भी आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए भाई, इन द सेमी कार्बाजाइट दिस द नाइट्रोजन विद मैक्सिमम न्यूक्लियोफिलिसिटी। भाई देखो, न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब क्या होता है, जितना ज्यादा उसके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जितना ज्यादा उसके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उतनी ज्यादा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी होती है। अब देखो यहां पे अगर बात करें, C डबल बॉन्ड O हो गया, यहां पे आपका NH2 हो गया, वेरी गुड, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद फिर NH हो गया एंड यहां पे आपका NH2 हो गया। स्टूडेंट देखिए, इस वाला जो लोन पेयर है ना, अगर मैं बात करता हूं, इसको देख ले, इस वाला लोन पेयर भी आपका कॉन्जुगेशन का पार्ट है, इस वाला लोन पेयर भी आपका कॉन्जुगेशन का पार्ट है, इस वाले अमाइन का भी जो है ये एज अ माइनस एम के थ्रू विड्रॉ कर रहा है, इसका भी कर रहा है। बट ये वाला देखो आप, इसका ये जो NH2 का लोन पेयर है वो कॉन्जुगेशन का पार्ट नहीं है, ये वाला जो लोन पेयर है वो कॉन्जुगेशन का पार्ट नहीं है। यहां पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, अगर यहां पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है तो ये सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक नेचर का होगा, ये सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक नेचर का होगा। यानी कि ये वाला जो दिख रहा है ना आपको, फर्स्ट वाला जो अमाइन है वो मैक्सिमम न्यूक्लियोफिलिसिटी दिखाएगा, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 इज द मैक्सिमम न्यूक्लियोफिलिसिटी दिखाएगा, क्योंकि इसके पास जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो खुद के पास है, इससे कोई ले नहीं रहा है ना, इसलिए ये मोस्ट न्यूक्लियोफिलिक नेचर का होगा। डी मतलब फोर्थ, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, फिनोल की रिएक्शन करवाई गई कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, उसके बाद HNO3 के साथ क्या मिलता है, नाइट्रेशन हो जाएगा। एंड खास बात ये भी बताई कि जो ये बी दिख रहा है ना, इसको जब आप सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं ना तो ब्रिक्स एफ्लोरेंसेस निकलती हैं, तो बताइए बी क्या होगा, तो बी होगा आपका पिक्रिक एसिड। क्या होगा भाई, पिक्रिक एसिड। देखो ऐसा हो जाए कि ये बच जाए, ना जी ना, नाइट्रेशन हो जाएगा फाइनली, ये एक ना जी, ऐसा भी नहीं होने वाला, ये ऐसा ना होने वाला, क्या बनेगा, ये बनेगा। इसको क्या बोला जाता है स्टूडेंट, इसको क्या बोला जाता है, दिस इज पिक्रिक एसिड। और ये जो पिक्रिक एसिड है ना, जब आपने इसकी बेस के साथ रिएक्शन करवाई तो एफ्लोरेंसेस तो निकलनी थी, इसलिए इसको क्या बोला जाता है स्टूडेंट, पिक्रिक एसिड बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसे, पिक्रिक एसिड बोलते हैं। ये काफी ज्यादा एसिडिक नेचर का होता है, ये जो पिक्रिक एसिड आप देख रहे हैं ये काफी ज्यादा एसिडिक नेचर का होता है। तो क्या आ जाएगा जी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। चलो जी, अब हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो गई है। तो ये कह रहे हैं, अगर ये कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है, अगर मैं n की वैल्यू 7 पुट कर दूं ना, तो बताओ क्या होगा। n की वैल्यू 7 पुट करने पे देखिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n देखिए क्या है। अगर n की वैल्यू 7 है, इसका मतलब पीरियड नंबर 7 है, इसका मतलब पीरियड जो है आपका वो 7 है। और भाई आप सभी को पता 7 ही पीरियड होते हैं। अब देखो ये कह रहे हैं क्या ये एक्टेनाइड्स होंगे, यस स्टूडेंट, जो लैंथेनाइड्स होते हैं वो 6 पीरियड में आते हैं, लैंथेनाइड 6 पीरियड में आते हैं, तो ये एक्टेनाइड्स तो होंगे, ठीक है। क्या ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे स्टूडेंट, एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है ना, लैंथेनाइड्स एंड एक्टेनाइड्स, उन दोनों को ही हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, उन दोनों को ही, लैंथेनाइड्स और एक्टेनाइड्स, उन दोनों को ही हम क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स तो होंगे, ठीक है। क्या ये लैंथेनाइड्स होंगे, नहीं होंगे, ये दोनों ठीक है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। एक भी आएगा और 2 भी आएगा, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था भाई, है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, द मोस्ट एक्टिव मेटल्स इन द पीरियोडिक टेबल हैव, पीरियोडिक टेबल में जो मोस्ट एक्टिव मेटल, हाईली रिएक्टिव मेटल्स है वो कौन सी है,
कौन सी है भाई? ग्रुप नंबर 1 है। ग्रुप नंबर 1 कौन कौन से? लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। क्यों? क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम है, इजीली इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। ठीक है जी। ग्रुप 1 में मैंने हाइड्रोजन नहीं लिखा क्योंकि वो मेटल नहीं होगी बेसिकली। अब ये कह रहे हैं, खास बात ये कह रहे हैं, ये ग्रुप के कंपैरिजन पूछना चाह रहे हैं, क्या इनकी स्मॉल रेडियाई होती है और लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। ठीक है, ये बात पक्का सही है कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होती है, बट इनकी स्मॉल रेडियाई नहीं होती। स्टूडेंट देखो, आप सभी ने यह बात पढ़ी होगी कि जब भी आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है एंड साइज डिक्रीज करता है। तो देखो, अगर ये मोस्ट एक्टिव मेटल्स हैं और ग्रुप 1 से जब आप ग्रुप 2 में जाएंगे, ग्रुप 3 में जाएंगे, तो साइज डिक्रीज करेगा, इनका रेडियाई स्मॉल नहीं होने वाला, रेडियाई हाई होगा। यहां पे भी स्मॉल रेडियाई लिख रहे हैं, हटा दो। लो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, यस, थोड़ी सी एनर्जी देने पे इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। लार्ज रेडियाई होगी, बिल्कुल सही है, साइज बड़ा होता है ना, एंड आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, यह बात बिल्कुल सही है, यह बात बिल्कुल सही है। लार्ज रेडियाई होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे हाई हो सकती है भाई? बिल्कुल भी नहीं होगी। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3। इजी क्वेश्चन था, ज्यादा टफ नहीं था। अगर आपके बेसिक कंसेप्ट स्ट्रांग है तो आप इजीली अटेम्प्ट कर पाते। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये तो भाई थर्मोकेमिस्ट्री का बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं आपको प्रॉब्लम आए, बस कुछ नहीं करना था, इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर दीजिए सिंपली। क्या हो जाएगा? इससे ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखो CO2 बच जाएगा, ठीक है। बाकी देखो मीथेन, मीथेन, 2 O2 यहां थे, 1 O2 यहां, कितने? 3 O2 हो गए, ठीक है। CO2 गैस, ये राजी CO2 गैस, 2 वाटर के मॉलिक्यूल, ये रहा। दोनों को ऐड करने पे इसके लिए आपसे पूछ रहा है डेल्टा एच क्या होगा। दोनों रिएक्शन को ऐड किया तो दोनों की एंथैल्पी को ऐड कर दो। ऐड करके देखो भाई क्या आएगा, 890.4 एंड 563.5। तो ये 9, ये 3, ये 5 और ये रहा। तो क्या करेक्ट आंसर आ जाएगा भाई? क्या करेक्ट आंसर आ जाएगा स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम परेशानी नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए। फ्रॉम केमिकल बॉन्डिंग अरेंज द स्पीसीज इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग H and H बॉन्ड एंगल। स्टूडेंट बॉन्ड एंगल कभी भी चेक करना हो, सबसे पहले चेक कर लेना हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। उसके बाद अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम हो तो क्या चेक कर लेना? नंबर ऑफ लोन पेयर। क्या चेक कर लेना? नंबर ऑफ लोन पेयर। जितने ज्यादा लोन पेयर होंगे, जो BA बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर। बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर, ठीक है ना। तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन, मान लीजिए किसी की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो हमें पता है उसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री के आसपास होना चाहिए, अगर कोई भी लोन पेयर नहीं है तो, है ना। और एक के हाइब्रिडाइजेशन है sp 180 का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, सीधी सी बात है। अब देखो ये जो यहां पे 3 मॉलिक्यूल नजर आ रहे हैं, दिस इज अमोनियम आयन, दिस इज अमोनिया एंड दिस इज NH2 नेगेटिव। तो देखो तीनों की हाइब्रिडाइजेशन सेम है, तीनों की हाइब्रिडाइजेशन सेम है। एक मिनट रुकिएगा। हाँ, इसकी पक्का ही sp3 होती है, ठीक है। इसकी पक्का ही sp3 होती है, ठीक है। अब देखो नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे? 5। एक इस हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, एक इस हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, कितने बच गए? 3। एक और ले रखा है, 2 लोन पेयर लगाओ इसके पास, 2 लोन पेयर लगाओ इसके पास। इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। तीनों की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। अगर लोन पेयर बढ़ेंगे तो लोन पेयर में रिपल्सन, तो वो क्या होगा? ये वाला जो बॉन्ड एंगल वो कम हो जाएगा। इसीलिए देखो यहां पे एक भी लोन पेयर नहीं है, इसके पास 0 लोन पेयर है। अमोनिया के पास 1 लोन पेयर होता है, पिरामिडल स्ट्रक्चर होती है, और इसके पास 2 लोन पेयर है। अगर लोन पेयर बढ़ेंगे तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। क्यों? लोन पेयर में ज्यादा रिपल्सन होगी, तो बॉन्ड पेयर जो यहाँ इनके बीच का एंगल है वो कम हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है स्टूडेंट। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें
चीजें होती है बॉन्ड एंगल में, मैंने लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कशन किया उनके बारे में। क्वेश्चन नंबर 97, इसका आंसर ऑफिशियल आंसर की में रॉन्ग दिया हुआ है। बच्चे को पता होती है ये बात कि अनायन का साइज, अगर एक ही एटम है, जैसे यहाँ पे आयोडीन की बात हो रही है, अनायन का साइज सबसे बड़ा होता है, फिर न्यूट्रल और फिर कटायन का साइज छोटा होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट आना चाहिए, बट आंसर की में ये दे रखा था जो कि पक्का ही इनकरेक्ट है। अनायन का साइज सबसे बड़ा होता है, फिर जैसे जैसे अनायन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसका साइज बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे कटायन पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसका साइज कम होता जाएगा। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यस स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 98 फ्रॉम एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये एम्पेरिकल फॉर्मूला का क्वेश्चन है। सबसे पहले कह रहा है हाइड्रोजन की जो परसेंटेज है दैट इज 1.5%। ओके, उसके बाद कार्बन की जो परसेंटेज है दैट इज 17.8% एंड फ्लोरीन की जो परसेंटेज है दैट इज 28.1%। और बाकी जो बच गया वो क्लोरीन की परसेंटेज बच गई। तो देखो 28 और 18 मान लेते हैं एक बार इसको, 28 और 18 हो गया भाई आपका 46, और ये लगभग 2, तो ये 51 के आसपास हो गया, मान लो ना, एग्जैक्ट नहीं बोल रहा मैं, नियर अबाउट 51 के आसपास हो गया। ठीक है, तो क्या करते हैं, ये तो परसेंटेज हो गई है, परसेंटेज को मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर देते हैं। इसको डिवाइड करोगे, हाइड्रोजन का 1 ही होता है, इसको डिवाइड करोगे 12 से 1.5 ही आएगा, करके देख लेना। इसको डिवाइड करोगे 19 से 1.5 के आसपास ही आएगा। और जब आप 35.5 को भी डिवाइड करोगे 51 से, है ना, मतलब 35.5 को 51 को 35.5 से डिवाइड करना, तो ये आएगा। उसके बाद जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है उससे डिवाइड कर देते हैं इन सभी को, 1.5 से डिवाइड करोगे 1 1 1। तो एम्पेरिकल फार्मूला क्या आ गया, एक हाइड्रोजन, एक कार्बन, एक फ्लोरीन और एक क्लोरीन। दिस इज एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये क्या होता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला। बट अब आगे देखिए, हाउ मैनी क्लोरीन एटम आर प्रेजेंट इन द वन मॉलिक्यूल ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर वेट। अब देखो, अब आप सभी को पता होगा स्टूडेंट, अगर आपको n निकालना है, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है भाई, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का फॉर्मूला देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला जो होता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला जो होता है उसकी पावर उसके नीचे n कर देते हैं। और ये n कैसे निकलता है, ये n ऐसे निकलता है, आपका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है उसको हम डिवाइड कर देते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट से, इंपेरिकल फॉर्मूला वेट से डिवाइड कर देते हैं। तो n निकाल लेते हैं, तो मोलिकुलर वेट तो गिवन है 67.5। अंपेरिकल फॉर्मूला वेट कैसे निकलेगा भाई, एक हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, 13 और 19 और जोड़ोगे ना यही आ जाएगा, जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा ये, तो n की वैल्यू क्या आ गई 1। इसका मतलब जो अंपेरिकल फॉर्मूला है ना वही मोलिकुलर फॉर्मूला भी है, क्योंकि यहां 1 पुट करोगे तो एक ही बात आएगी, तो यही हमारा मोलिकुलर फॉर्मूला है। यही कह रहा है हाउ मैनी क्लोरीन एटम आर प्रेजेंट इन वन मोलिक्यूल। ये पूरा मोलिक्यूल एक है, इसके अंदर कितने क्लोरीन एटम प्रेजेंट है, तो आप सब देख पा रहे हैं स्टूडेंट, एक क्लोरीन प्रेजेंट है। क्या है, एक क्लोरीन। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4। दोबारा से पूरा क्वेश्चन बताता हूं। अंपेरिकल फॉर्मूला का बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, परसेंटेज गिवन थी, परसेंटेज को मोलिकुलर वेट से डिवाइड कीजिए, इनमें जो भी सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है उससे डिवाइड कर दीजिए, ये आपके पास सिंपलेस्ट रेशियो आ गई, यही आपका अंपेरिकल फॉर्मूला होता है। अब आपको मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना था, मोलिकुलर फॉर्मूला होता है अंपेरिकल फॉर्मूला के नीचे n, जितना भी n आता, n क्या होता है मोलिकुलर वेट जो है, एंड अंपेरिकल फॉर्मूला का वेट जो है वो n होता है। हमने n की वैल्यू निकाली 1 आई, 1 को यहां पुट किया, मोलिकुलर फॉर्मूला एंड अंपेरिकल फॉर्मूला सेम आ गए। इसका मतलब यही आपका मोलिकुलर फॉर्मूला भी है, इसके अंदर आपको क्लोरीन का एक एटम नजर आ रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर 4। बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए भाई, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ये इजी है। क्वेश्चन नंबर 99 फ्रॉम केमिकल काइनेटिक्स, which of the following statement about the chemical reaction kinetics is correct? Okay, rate law for a chemical reaction to form this। स्टूडेंट कभी भी किसी भी रिएक्शन को देख के
आप ऐसे सोचो ना, ए के स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट 1 है, बी का 2 है, इसलिए ये रेटला एक्सप्रेशन होगा। कभी भी आप रिएक्शन देख के रेटला एक्सप्रेशन उसके ऑर्डर के बारे में कमेंट नहीं कर सकते। किसी भी रिएक्शन को देख के जब तक मेंशन ना हो कि वो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, किसी भी रिएक्शन को देख के आप ये नहीं बता सकते कि इसका ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर इज डिटरमाइंड, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है ऑर्डर, एक्सपेरिमेंट कर करके पता किया जाता है ऑर्डर का। कभी भी किसी रिएक्शन को देख के ऑर्डर नहीं बता सकते। और ये तो कह रहे हैं ऑलवेज, हटा दो तुरंत, रॉन्ग है ये तो। उसके बाद देखो, a zero order reaction, सेकंड में मैं आऊंगा, a zero order reaction the half life time does not depend। अरे भाई वो तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए होती है। टी हाफ लाइफ क्या होता है? 0.693 डिवाइड बाई क्या? रेट कांस्टेंट। ये टोटली इनकरेक्ट है। अगर आप देखेंगे हाफ लाइफ टाइम जो होता है आपका, दैट इज A0 बाई 2K, दैट इज A0 बाई 2K। किसके लिए? फॉर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। तो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम डिपेंड करता है इनिशियल कंसंट्रेशन में। ये भी रॉन्ग हो गई। केमिकल रिएक्शन कैन ओनली कैरेक्टराइज्ड एज अ जीरो फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर, नहीं nth ऑर्डर भी होता है भाई, है ना। 2.5 ऑर्डर भी होता है। ऑर्डर आपका फ्रैक्शन में भी हो सकता है, ऑर्डर नेगेटिव में भी हो सकता है, ऑर्डर 0 भी हो सकता है, ऑर्डर 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ऑर्डर n भी हो सकता है। सॉरी। तो भाई ये भी इनकरेक्ट हो गई। करेक्ट आंसर क्या बचता है? ऑप्शन नंबर 2। A catalyst can be of a different physical state as that of the reactant। yes, बिल्कुल हो सकता है भाई, है ना। मान लीजिए आपकी रिएक्शन गैस फेज में चल रही, तो आप सॉलिड कैटलिस्ट रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो कैटलिस्ट का फेज अलग हो सकता है, उसमें ऐसी कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, बाकी सारी स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। ठीक है जी। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 100। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, देखिए होता क्या है बेसिकली। अगर मैं इसकी बात करता हूं स्टूडेंट, Fe+3 आ जाएगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। तो +3 आएगा, तो Fe+3 का मतलब क्या होता है भाई आपका? D5। क्या होता है? D5। अब क्या करेंगे? ये 3D, इसमें 1 2 3 4 5। अब देखो यहां क्या होता है? 4s, यहां क्या होता है? 4p, इससे आगे क्या होता है? 4d। अब आप सभी को पता है F जो होता है वो बेसिकली आपका वीक फील्ड लिगेंड होता है। F जो होता है बेसिकली वो आपका वीक फील्ड लिगेंड होता है, इसलिए वो पेयरिंग नहीं करवाएगा। अगर पेयरिंग नहीं करवाएगा तो ये जो ऑर्बिटल है, एक s वाला, 3 4p वाले एंड फिर आपका d वाले, 4d वाले, ये एक s वाला, 3 ये और 2 ये इंटरमिक्सिंग करेंगे। और इंटरमिक्सिंग के बाद sp3d2 ये वाले 6 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाएंगे और इनके अंदर फिर आपका इलेक्ट्रॉन पेयर जाएगा। फ्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड है, इसलिए ये वाला ही आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। NH3 अमोनिया, नाइट्रोजन डोनर जो होते हैं वो बेसिकली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। ये पेयरिंग करवा देंगे, क्या करवा देंगे? पेयरिंग। ये CN पक्का पेयरिंग करवा देगा भाई, बहुत स्ट्रॉन्ग, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स में आता है। और ये CN भी पेयरिंग करवा देगा। पेयरिंग करवाएगा तो ये तीनों आपका इनर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होंगे, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और यहाँ पे वीक फील्ड लिगेंड था, इसलिए ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1। तो ये था जी हमारा पार्ट नंबर 2, जिसमें हमने नेक्स्ट 20 क्वेश्चन डिस्कस किए। अब हमारा एक और पार्ट आएगा। देखिए ऑलरेडी मैं आपको 40 क्वेश्चन करवा चुका हूं इन दोनों पार्ट्स में, तो जो लास्ट पार्ट होगा उसमें हम 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आपका EMRS का जो ये सॉल्यूशन है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी ऐप डाउनलोड करके आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।